हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। उसमें फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विद हैलो एसिड्स। ईथर्स जो होते हैं वो बहुत ही इनर्ट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उनका कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड जो है इट्स वेरी स्टेबल। इसीलिए हम इसको ऑर्डिनरी कंडीशन में ये रिएक्शंस नहीं देता है। तो इसके लिए हमें ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में एसिड्स, बेसेस और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए अगर जब भी हमें इसकी रिएक्शन कैरी आउट करनी होती है तब हम ड्रास्टिक कंडीशंस लेते हैं, तभी रिएक्शंस हो सकती है। अब ड्रास्टिक कंडीशंस यानी क्या, हायर टेम्परेचर ले सकते हैं तभी रिएक्शन होगी। तो लेट्स सी विद द रिएक्शन विद हैलो एसिड्स। अब हैलो एसिड्स क्या होते हैं? हैलो एसिड्स यानी क्या, HX को हम हैलो एसिड्स बुलाते हैं। एग्जाम्पल HF, HCl, HBr और HI, इनमें ये सारे के सारे क्या है, हैलो एसिड्स हैं। हैलो एसिड्स जो होते हैं ये, इनकी पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। इनमें क्या होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो देखिए, इसका मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है। ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? हेट्रो मॉलिक्यूल्स है। तो हेट्रो मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि वो उतने जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी बॉन्ड की लेंथ किसकी होगी? H आएगी, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और HF सबसे लीस्ट होगा। और ईथर्स जो होते हैं वो तो इनर्ट होते हैं, तो वो जल्दी तो रिएक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उनको स्ट्रॉन्गर एसिड्स लगते हैं। और वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन है? HI और HBr जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो और जो Br और I जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल्स भी है, इसीलिए यही दो ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ईथर जो है वो HI के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसकी दो कंडीशंस होगी। एक होगी कोल्ड कंडीशन में और दूसरी होगी एक्सेस ऑफ अमाउंट में हम कैरी आउट करेंगे हीट करके। तब देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब अगर मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ROR है, इसका रिएक्शन हम HX के साथ करा रहे हैं। तो HX के साथ अगर हम कराएंगे तो कैसे होगा? अब देखिए, जब हम HX के साथ कराएंगे तो कैसे होगा? अब एक बार ये इसके साथ चले जाएगा और एक R इसके साथ चले जाएगा, तो हमें क्या स्पीशीज मिल जाएगी? ROH प्लस RX, ऐसा कंपाउंड हो जाएगा। अगर आपके पास में HI ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर से HI रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा कि ये वाटर बना देगा और ये क्या बना देगा? RI बना देगा। ठीक है, समझ में आया? यानी अगर आपका कोल्ड कंडीशन में आप रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तब आपको एक अल्कोहल और एक अल्किल हैलाइड मिलेगा, और अगर आप हॉट कंडीशन और एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो आपको दोनों ही RX मिलने वाले हैं। मीन्स अल्किल हैलाइड्स ही दोनों उस जगह पर फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास डाइमिथिल ईथर है, इसका रिएक्शन मैं HI के साथ करा रही हूँ, बट अब मैंने कंडीशंस दो रखी है। एक रखी है कोल्ड कंडीशन और एक रखी है हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन में ही एक्सेस ऑफ HI रहता है। ठीक है, तो अब अगर कोल्ड कंडीशन होगी तो सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और क्या फॉर्म करेगा? CH3OH बनाएगा प्लस CH3I बनाएगा। मीन्स एक अल्कोहल बनेगा और एक अल्किल आयोडाइड बनाएगा। अगर मैंने ये हॉट और एक्सेस ऑफ HI लिया हुआ है तो क्या फॉर्म करेगा? ये दोनों मॉलिक्यूल CH3I के फॉर्म होंगे प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट होगा। सेम केस अगर मैंने डाई इथिल ईथर भी लिया होता तो भी सेम रिएक्शन होती, ऐसी ही दिखती वो भी, C2H5O C2H5। अगर इसका भी मैंने दो पार्ट में कर लिया, एक मैंने कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कैरी आउट कर लिया HI के साथ में, तो वो क्या दे देगा? C2H5OH प्लस एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड का। पर अगर मैंने इसे हॉट कंडीशन और एक्सेस ऑफ HI में रिएक्शन कैरी आउट की तो ये क्या देगा? दोनों मॉलिक्यूल्स अल्किल आयोडाइड के मिलेंगे प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब देखिए, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ। Before going for the mechanism part, let's see about the reaction of HI with unsymmetrical ether.
अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है और मैं HI के साथ रिएक्शन कैरी आउट कर रही हूँ और अगेन दो कंडीशन में ले लेती हूँ, एक कोल्ड कंडीशन ले लेती हूँ और एक एक्सेस ऑफ HI और हीट कंडीशन में ले लेती हूँ, तो अब क्या होगा, देखिए अगर एक्सेस में लिया हुआ है तो दोनों ही मॉलिक्यूल आयोडाइड के ही बनेंगे, CH3I और C2H5I प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। बट अगर मैंने कोल्ड कंडीशन ली है तो उसमें लोअर अल्किल ग्रुप जो है वो आयोडाइड बनाएगा और जो हाइयर ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, समझा मैंने क्या बताया, यानी इसमें लोअर ग्रुप कौन है, CH3, तो ये क्या बनाएगा, CH3I बनाएगा, प्लस हाइयर ग्रुप कौन है, C2H5, तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ऐसा होता है। अगर मैंने ये सेम रिएक्शन किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कैरी आउट की होती, एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि एग्जांपल ले लेती हूँ एनीसोल, अगर एनीसोल के साथ कैरी आउट की होती तो देखिए क्या होता। अब अगर इसका रिएक्शन मैं HI के साथ करूँ, कोई भी कंडीशन हो, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या, अब ये जब HI है, यहाँ पर क्या होने वाला है कि जैसे ही HI ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो ये I जो है वो इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं होने वाला, तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक तो देखिए यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा और दूसरे में क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा। अब अगर फिर से HI ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, आपको पढ़ाया है मैंने ये चीज़, अल्कोहल फिनॉल्स में बताया था जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से sp2 कार्बन है ये, और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग करना ईजी नहीं है, इसीलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए जब भी कभी आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो क्या होगा, जो अल्किल पार्ट उसमें अटैच्ड है वो अल्किल आयोडाइड बनाएगा और जो एरोमेटिक पार्ट है वो फिनॉल बनाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करिए कि मेरे पास में कोई ऐसा स्पीशीज है जिसमें सेकेंडरी या फिर टर्शरी कार्बन लगा हुआ है। अब ये एग्जांपल देखिए, ये क्या है, आइसोप्रोपेन मिथिल ईथर है। अब इस कंपाउंड का अगर हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो क्या होगा, सेम वही पोजीशन रहेगी जैसे हमने अभी किया था इथिल मिथिल ईथर का। अगर मैं इसका रिएक्शन HI के साथ कैरी आउट करूं और दो कंडीशंस ले लूं, एक कोल्ड और एक हॉट, तो क्या होगा, किसी बुक में हॉट लिखा होता है बेटा और किसी बुक में एक्सेस लिखा होता है, इसलिए मैं दोनों ही चीज़ें एक साथ लिख दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्वेश्चन में आ रहा है। तो कोल्ड पूछेगा तो आपको कैसे रिएक्शन करनी है, और हॉट पूछेगा तो आपको वही रिएक्शन करनी है जो आप एक्सेस ऑफ HI के साथ करें। तो अभी अगर कोल्ड कंडीशन होगा तो क्या होगा, लोअर ग्रुप जो होगा वो क्या बनाएगा, अल्किल हैलाइड बनाएगा। मीन्स इसमें लोअर ग्रुप कौन सा है, देखिए ये वाला है, तो ये CH3I बनाएगा, प्लस हाइयर ग्रुप जो होगा वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, CH3 और यहाँ पे OH ग्रुप होगा। अगर आपने एक्सेस ऑफ HI लिया हुआ है तो क्या होगा, दोनों साइड पे ब्रेकिंग होगी और दोनों आयोडाइड्स ही फॉर्म होंगे, तो ये क्या बना देगा, CH3I प्लस दूसरा वाला भी आयोडाइड ही फॉर्म होगा, अल्किल आयोडाइड, बट ये सेकेंडरी होगा और वाटर इसमें बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो एक्सेस और कोल्ड कंडीशन में कैसा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये किसका एग्जांपल लिया है हमने, जब हमारे पास एक कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, उस केस की कंडीशन ली है। ठीक है, अब हम टर्शरी की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक आपका अल्किल ग्रुप जो है वो टर्शरी होगा तब ये सिर्फ कोल्ड कंडीशन वाली रिएक्शन ही देने वाला है और हॉट कंडीशन वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, जो लोअर ग्रुप होगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो अल्कोहल फॉर्म करेगा और हाइयर ग्रुप जो होगा वो आयोडाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें रिवर्स हो रहा है बेटा कंडीशन। यहाँ पर क्या होता था कि लोअर ग्रुप आयोडाइड फॉर्म करता था और हाइयर ग्रुप अल्कोहल फॉर्म करता था, बट जब हमने ये टर्शरी वाला स्पीशीज लिया हुआ है, टर्शरी है एक अल्किल ग्रुप, तब उस केस में लोअर वाला अल्कोहल फॉर्म करेगा और हाइयर वाला अल्किल आयोडाइड फॉर्म करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्शरी के केस में SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है, जबकि बाकी सभी रिएक्शंस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है। अभी हम मैकेनिज्म पार्ट देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। ठीक,
अब मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं। अगर सपोज हमें सिंपल ईथर्स के लिए तो नहीं देखना है, अनसिमेट्रिकल के ही लिए हम देखेंगे। अगर एग्जांपल है CH3O C2H5, इसका रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कैरी आउट करती हूँ तो वो क्या देगा, CH3I प्लस C2H5I प्लस वाटर। ये मैंने एक्सेस ऑफ HI और हीट के प्रेजेंस में कैरी आउट कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म बता रही हूँ, क्योंकि बीच में इसमें ही जब आप कोल्ड कंडीशन में कैरी आउट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है वो यहीं पर हमें बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलने वाला है, तो आपको अलग से उसकी मैकेनिज्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, जब एक ईथर जो है उसको हम बीकर में HI ऐड करते हैं तो अब क्या होगा, ईथर में जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और HI जो है इसमें H आयोडीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर H और I के बीच में है दे आर मोर टूवर्ड्स आयोडीन, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जैसे ही इसे अट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्या है, ये एक्टिवेशन स्टेप की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेशन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा CH3O और एक H यहाँ पर आ जाएगा प्लस C2H प्लस नहीं डैश C2H5 और इस ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये स्पीशीज देखो, प्लस इसमें क्या आ जाएगा I माइनस रह जाएगा, क्योंकि ये I जो है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अलग हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऐसा ये जो स्पीशीज फॉर्म हुआ है, ये स्पीशीज क्या है, हम इस स्टेप को क्या इस स्पीशीज को क्या बुला सकते हैं, ये क्या है देखिए प्रोटोनेटेड है और ये वाला ईथर पार्ट है, तो हम इसे क्या बुला सकते हैं, प्रोटोनेटेड ईथर है ये। जिस किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम ऑक्सोनियम आयन भी बुलाते हैं, इसीलिए हम इसे ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं। इस स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप है ये, और ये जो स्टेप है ये कैसी है, प्रोटोनेशन कैरी आउट कर रहे हैं, इसीलिए इस स्टेप का नाम आप प्रोटोनेशन भी दे सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होगी। अब सेकेंड स्टेप में स्टेप 2, ये जो प्रोटोनेटेड ईथर बना हुआ है इसके ऊपर अब कौन अटैक करने वाला है, वो I माइनस अटैक करने वाला है। ठीक है, अब ये I माइनस क्यों अटैक करेगा, इसके ऊपर कौन अटैक करने वाला है, मैंने बोला I माइनस अटैक करने वाला है। अब क्यों अटैक करेगा I माइनस, यहाँ पर I माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इन दोनों ही कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये I माइनस उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ से अटैक करेगा, ये उस कार्बन के ऊपर इजीली अटैक कर सकता है जिसके पास में लेस हिंडर्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि उसके पास में हिंडरेंस नहीं होगा, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इन दोनों में से किसके पास में वो ये है, इसीलिए I माइनस यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और ये कैसे दिखने लगेगा, ICH3OH, ऐसा स्पीशीज ये दिखने वाला है। और ये जो स्पीशीज हमारा फॉर्म हुआ है इसमें क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेप है। आपको याद होगा बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेप काहे में आती थी, ट्रांजिशन स्टेट जो है ये कहाँ पर आती थी, SN2 मैकेनिज्म में आती थी, इसीलिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये। अब ये जो स्पीशीज बन गया ये ज़्यादा देर ऐसा नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन स्टेट है और कार्बन हमारा यहाँ पर पेंटावेलेंट, कार्बन हमारा पेंटावेलेंट हो रहा है जिस पर I लगा हुआ है, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए ये क्या फॉर्म करेगा, C2H5OH बन जाएगा और ये वाला पार्ट CH3I बन जाएगा। आपको समझ में आया, जो हमने बोला था अगर ये मैंने कोल्ड कंडीशन में कैरी आउट की होती रिएक्शन तो क्या बन जाता, CH3I प्लस C2H5OH, ये वहीं तक आ गए हम। तो अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, CH3I प्लस C2H5OH फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझे बच्चों आपको अभी। अब देखिए, अगर मैंने यही सेम रिएक्शन, तो मीन्स अगर कोल्ड कंडीशन में करनी हो तो यहीं पे रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी।
पर अगर मैं ये सेम रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI या फिर हॉट कंडीशन में कर रही हूँ तो क्या होगा? अगर मैं हॉट कंडीशन में कर रही हूँ तो HI जो है वो फिर से अटैक करेगा। अब वो किसके ऊपर करेगा? इसके ऊपर तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी I आ गया है, तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अगर मेरे पास में एक्सेस ऑफ HI है तभी मैं थर्ड स्टेप देखूंगी, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ HI वाला केस है तो ही हम थर्ड कंडीशन में आएंगे, अदरवाइज हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर खत्म हो गया होगा कोल्ड के लिए। अब देखिए थर्ड के लिए क्या होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो C2H5OH है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3CH2OH। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये HI एक्सेस में लिया था हमने, इसीलिए ये ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर अगर हम हॉट कंडीशन में तो इसका डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो I है ये I के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे बन जाएगा, CH3CH2 फिर से ये प्रोटोनेटेड बन जाएगा। हाँ, ऐसा स्पीशीज बन जाएगा। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इस स्पीशीज के ऊपर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर कौन अटैक करेगा? अभी अगेन ये ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है। अगर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? I- अटैक करेगा। जैसे ही I- यहाँ अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और स्पीशीज क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझा बच्चों आपको कैसे किया मैंने रिएक्शन? ये हो गया मैकेनिज्म पार्ट। ये अभी हमने SN2 मैकेनिज्म में बोल रही थी ना आपको कि पहला वाला लोअर जो ईथर्स होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अगर टर्शरी पार्ट रहा तो ही वो SN1 फॉलो करेंगे। सेम ऐसा ही रहेगा सेकेंडरी कार्बन अगर आपने यूज़ किया होगा, इसके जगह पर अगर मेरे पास सेकेंडरी कार्बन रहता है, ये तो प्राइमरी है ना, अगर सेकेंडरी कार्बन अभी मैंने लिया था उसका एग्जांपल भी दिखाया था ना आपको, तो सेकेंडरी रहता तो वैसा मीन्स आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर होता, तब भी हम SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो कर रहे होते। अब हम देखेंगे कि टर्शरी के साथ कैसा होता है। अब देखिए ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये है टर्शरी ब्यूटेन मिथिल ईथर। अब इस कंपाउंड में अगर मैं HI का रिएक्शन कैरी आउट करूंगी तो कैसे होगा? अगर जैसे मैं इसका HI के साथ रिएक्शन कैरी आउट करूंगी, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर है ये सबसे पहले तो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कैसे दिखने लगेगा, CH3OH आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कार्बन टर्शरी है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये क्या कर सकता है, वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर सकता है और यहाँ से भी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है वो बॉन्ड ब्रेक करना ईजी होता है। अब यहाँ पे जब I- अटैक करने वाला होगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है। तो अब कैसे दिख जाएगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब और जो ये वाला पार्ट है ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो देखो अभी इसमें लोअर अल्कोहल बन रहा है, जबकि हमने पहले पढ़ा था हायर अल्कोहल बनता था। लोअर अल्कोहल बन गया। अब इसके ऊपर, इस स्पीशीज के ऊपर कौन अटैक करेगा, I- अटैक करेगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, जो हमारा स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बना है ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। हमने पढ़ा हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो टर्शरी कार्बोकैटायंस एटम्स होते हैं वो कार्बन एनायन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये टर्शरी है, ये स्टेबल है। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, I- अटैक करेगा। I- जैसे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो देखिए हायर जो है वो आयोडाइड फॉर्म कर रहा है और जो लोअर है वो क्या फॉर्म कर रहा है, अल्कोहल। ठीक है, समझा? होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। तो ये मैंने एरोमेटिक ईथर लिया है, इसका रिएक्शन मैं HI के साथ कैरी आउट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं HI के साथ कैरी आउट करूँगी तो क्या बनेगा, एक फिनॉल बनेगा और एक CH3I बनेगा। इस रिएक्शन में भी 2 प्रोडक्ट बनने नहीं वाले अलग अलग टाइप के, कि हॉट कंडीशन में अलग और कोल्ड कंडीशन में अलग, एक ही यही बस प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए कैसे होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही
जो है इसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है और एक CH3 ग्रुप है। अब ये HI के साथ ट्रीट करेंगे। HI में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा सो दैट ये प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये कैसा दिखने लगेगा, अब इसमें ये CH3 पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म कर देगा और जैसे ही अब इसके ऊपर I- अटैक करेगा तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, यही अटैक करने वाला है क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो अब ये कैसे दिखेगा, देखिए ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर मेरे पास में एक्सेस ऑफ HI होता तो मैं इसके ऊपर अगर HI का ट्रीटमेंट कराती तो HI का अगर अटैक करते तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके हमें क्या बनाना था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हमको आयोडीन लगाना है। ये पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन। ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल में पढ़ा था, इसीलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया आपको, होप सो आपको समझा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HX। थैंक यू।